हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपसे हमारे मजेदार कार्टून कभी न छूटे। कुछ देर पहले ही बारिश हुई थी, जिस वजह से आशा के घर के बाहर थोड़ा सा कीचड़ होता है और उस कीचड़ में एक कार आकर रुकती है, जिसमें से आशा की छोटी बहू पूजा अपने पति के साथ उतरती है। क्योंकि पूजा का डिजाइनर लहंगा ड्रेस नीचे से थोड़ा मुड़ गया था, इसलिए गाड़ी से उतरते ही सुमित उसका लहंगा ठीक करने लगता है। हाथों में पूजा की थाल लिए खड़ी आशा अपने बहू बेटे का इंतजार कर रही होती है और कुछ ही देर में निशा फूलों की थाल लेकर घर से बाहर निकलकर अपनी भाभी का डिजाइनर लहंगा देखकर बोलती है, भाभी, आपका लहंगा कितना अच्छा लग रहा है। मुझे भी अपनी शादी में आपकी तरह ऐसा ही डिजाइनर लहंगा चाहिए। ऐसा डिजाइनर लहंगा पहनकर इस कीचड़ में शादी करोगी? डिजाइनर लहंगे को अभी से ही कैसे खराब करने आए इसकी प्लानिंग मत करो और एक बार अपनी हैसियत देखो। डिजाइनर लहंगा हर कोई नहीं पहन पाता। सभी पूजा की ऐसी बातें सुनकर उदास हो जाते हैं, पर कोई पूजा को कुछ नहीं कहता। कुछ ही देर में आशा अपनी बहू का गृह प्रवेश करवाती है और अंदर चटाई बिछाकर उसे और बेटे को बिठाती है अंगूठी की रस्म के लिए। तो वहीं शादी के बाद पूजा की मां कविता लिविंग हॉल में बैठकर अपने पति से शिकायतें करती है। क्या जरूरत थी अपनी बेटी की शादी अपने उस गरीब दोस्त के बेटे से करने की? उनका घर भी मिट्टी का बना है, कैसे मेरी बेटी उस मिट्टी के घर में रहेगी? तुम्हारी इन्हीं सोच की वजह से हमारी बेटी हाथ से निकल गई। अरे उसकी शादी एक गरीब घर में करना जरूरी, बहुत जरूरी था। अब उसे पैसे की अहमियत होगी। वो अपने से गरीब को कुछ नहीं समझती थी और इतनी बदतमीज हो गई थी कि उसे सुधारने के लिए ही मैंने उसकी शादी ऐसे घर में की है। वहां रहकर उसे प्यार भी मिलेगा और वो संस्कार भी सीखेगी। कविता के कहने पर भी पूजा के पिता कविता की एक नहीं सुनते और अपने डिजाइनर रूम में आकर अपनी डेस्क पर सुई धागे से काम करने लगते हैं। तो वहीं जब पूजा रस्म करके पूजा अपने कमरे में जाती है तो बाहर बारिश होने लगती है। खिड़की से बाहर बारिश और अंदर अपना मिट्टी का कमरा देख पूजा को बहुत गुस्सा आता है। साथ में वो ये भी देखती है कपड़े पोटली में रखे हैं। एक भी हलबीरा नहीं है इस घर में। मेरे सारे डिजाइनर कपड़े हैं। क्या मैं अपने डिजाइनर कपड़े आप लोगों की तरह पोटली में रखूंगी? पूजा, तुम परेशान क्यों होती हो? हमारे घर में संदूक है, हम नए कपड़े उसी में रखते हैं। तुम भी अपने डिजाइनर कपड़े उसी में रखना। अलमीरा के समय में भी तुम्हारे घर में संदूक है। अगर इस बारिश की वजह से उसमें सीला ना आवी तो क्या मेरे डिजाइनर कपड़े खराब नहीं हो जाएंगे? पूजा आते ही शिकायतें करने लगती है। सुमित बेचारा खिड़की बंद कर देता है और जैसे तैसे पूजा अपनी मिट्टी के कमरे में चारपाई पर सोकर अपनी रात गुजारती है और अगली सुबह अपनी माँ को फोन करती है, जहां माँ अपने गले में इंची टेप डालकर डिजाइनिंग रूम की खिड़की पर खड़ी होती है तो पूजा अपने कमरे में बैठी होती है। पूजा, यहाँ तो बहुत बारिश हो रही, तू वहाँ ठीक तो है? आज तो तेरी पहली रसोई भी है। मेरी बेटी इस बारिश में उस मिट्टी के घर में कैसे अपनी पहली रसोई करेगी? मैं क्यों करूं इस बारिश में घर के बाहर बैठकर अपनी पहली रसोई? बेटा, तुझे पहली रसोई करनी पड़ेगी। मैंने तेरे पिता से बात की है, वो ऐसे ही तुझसे नाराज है। अगर तुमने वहाँ कुछ नहीं किया और यहाँ उन्हें पता चल गया तो वो यहाँ से तुझे कुछ नहीं देने वाले, जो देने का उन्होंने वादा किया था। ये तो टॉर्चर किया जा रहा है मुझे। बस 3-4 महीने और बिता ले, फिर मैं कोई तरकीब निकाल कर तेरा तलाक करवा दूंगी। बस एक बार अपने पिता को विश्वास दिला दे कि तू किसी भी माहौल में ढल सकती है। अपनी माँ के कहने पर पूजा अपनी ब्रांड न्यू डिजाइनर ड्रेस पहनकर घर के बाहर जाती है, जहां अब भी बारिश हो रही थी। घर के बाहर तिरपाल के नीचे मिट्टी का चूल्हा देख उसका मुंह बन जाता है। मैं अपने डिजाइनर कपड़े पहनकर इस बारिश में मिट्टी में बैठकर खाना बनाऊंगी। मैं जानती हूँ पूजा, तुम्हारी ये डिजाइनर ड्रेस है, इसीलिए तुम आज मेरी साड़ी पहन लो। मिक्की का घर है, बारिश का मौसम है, हर वक्त जमीन गीली रहती है, तुम्हारे डिजाइनर कपड़े खराब हो जाएंगे। तुम अपनी पहली रसोई करके चाहो तो फिर से अपनी ये डिजाइनर ड्रेस पहन सकती हो। इतना बोलकर काजल अपने कमरे से पूजा के लिए एक साड़ी लेकर आती है और उसे देती है, पर पूजा उस साड़ी को कमरे में ले जाकर फेंक देती है। मैंने इतनी महंगी ड्रेस पहन रखी है, उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपने जैसी 3rd क्लास साड़ी पहने की? तभी निशा आप ही है। भाभी, अगर आपको भाभी की भी साड़ी नहीं पहननी तो आप अपनी ही ड्रेस पहन लो, पर अपनी पहली रसोई कर लो। मैंने बाहर मिट्टी से लिपाई कर दी है, बारिश नहीं हो रही है, आपकी ड्रेस गंदी नहीं होगी। आप पटरे पर बैठ जाना। मिशा मुंह बनाकर अपनी डिजाइनर ड्रेस पहनकर बाहर जाती है और पटरी पर बैठकर खाना बनाने की कोशिश करती है, पर वो खाना नहीं बना पाती। अब काजल आकर सब्जी बनाती है और निशा रोटियां बेल कर देती है। सब्जी बनने के बाद पूजा रोटी सेकती है। इस तरह पूजा अपनी जेठानी और नंद की मदद से अपनी पहली रसोई करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बाहर तेज बारिश होने लगी, जिस वजह से खिड़की और कमरे की कुछ जगह से छत टपकने लगती है। पूजा जल्दी से अपनी सादी ड्रेस उठाकर इकट्ठा कर लेती है
कभी वहाँ निशा आती है और अपनी भाभी की इतनी सारी ड्रेसेस देखकर उसमें से एक ड्रेस पसंद करते हुए अपनी भाभी से कहती है, भाभी आपकी सारी ड्रेस तो बहुत अच्छी है, क्या मैं आपकी ये वाली फ्रॉक ड्रेस ले लूं? दरअसल कुछ दिनों में मेरे कॉलेज में फंक्शन है। तुम डिजाइनर ड्रेस पहन भी लो तो कौन सा सुंदर दिखने वाली हो, एक बार खुद का चेहरा देखो और मेरी ड्रेस देखो। काजल कमरे में आती है। तुम भले ही इतने महंगे कपड़े पहनती हो लेकिन तुम्हारा दिल बहुत काला है। कोई बात नहीं निशा, तुम्हारी दर्जी भाभी गरीब जरूर है लेकिन इससे अच्छी ड्रेस सिल कर दूंगी तुम्हें, जिससे तुम ही पूरे कॉलेज में चमकोगी। काजल की बातें सुनकर पूजा मुंह टेढ़ा करती है और अपनी ट्रॉली बैग में अपनी सारी ड्रेस रखने लगती है। तो वहीं काजल अपने साहब के साथ बाजार जाती है और वहां से कुछ सस्ते कपड़े और सिलाई का सामान लेकर आती है और सीधा अपने कमरे में सिलाई करने लगती है। बहू, ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई तुझे कि बिना सांस लिए तू बाजार से सारा सामान लेकर आवी और घर में आते ही सिलाई करने लगी? माँ जी, मुझे रानी जी को दिखाना है कि मैं भले ही छोटी मोटी सिलाई जानती और उनकी डिजाइनर ड्रेस से अच्छी ड्रेस बना सकती हूँ। काजल अपनी लमड़ी के लिए दिन रात एक करके एक प्यारा सा गाउन बनाती है जिसे पहनकर निशा कॉलेज जाती है और सबकी तारीफ पाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब पूजा घर के बाहर सफाई कर रही होती है तो अचानक से तेज बारिश हो जाती है। अब पूजा जल्दी से सारा काम छोड़कर अंदर भागती है जहां वो देखती है कि काजल उसके सारे डिजाइनर ड्रेस कमरे में लदी फ्लावर और बिस्कुट पर से उठाकर उन्हें संदूक पर रख रही है। मैं जानती हूँ तुम्हें पसंद नहीं जब तुम्हारी कोई भी डिजाइनर ड्रेस को कोई हाथ लगाता है, पर तुम्हारे कमरे की छत बहुत ज्यादा टपकने लगी थी और तुमने अपने कपड़े ऐसी तार पर और बिस्तर पर सूखने के लिए रखे थे, तो बस इसीलिए। मेरे डिजाइनर कपड़ों की देखभाल करने के लिए शुक्रिया। पूजा का शुक्रिया सुनकर काजल मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन पूजा अपने डिजाइनर कपड़ों को देखकर अपने कमरे में अकेले में रोने लगती है। क्या हुआ पूजा, तुम अपने कपड़ों को देखकर रो क्यों रही हो? मैंने कभी नहीं सोचा था इस मिट्टी के घर में काम करने से, यहाँ रहने से मेरे डिज़ाइनर कपड़े ख़राब हो जाएंगे। ऊपर से तो मैंने इन्हें रगड़ रगड़ कर साफ किया जिस वजह से इनका सारा डिज़ाइन ख़राब हो गया और नीचे से ऐसे बदतमीज़ मिट्टी चिपकी जो मेरे कपड़े से उतरने का नाम ही नहीं ले रही। आप गरीब के पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि मेरे कपड़े ड्राई क्लीन करवा सको। यहाँ पूजा रो रही होती है और वहीं ये सारा सीन सास और जेठानी कमरे के बाहर खड़ी देखती है और पूजा को परेशान देख दोनों सास बहू पूजा की गैर मौजूदगी में उसके सभी कपड़ों को ड्राई क्लीन करने के लिए दे देती है। पूजा इतनी दुखी थी कि उसने अपने कपड़े 2 दिन तक बाहर नहीं निकाले और 2 दिन बाद जब ड्राई क्लीन वाला कपड़े लेकर आता है तो पूजा देखती है कि आशा और काजल ने अपने सारे पैसे उस ड्राई क्लीनर वाले को दे दिए। ये देखकर उसका दिन पिघल जाता है। मैं उनके साथ कभी अच्छे से पेश नहीं आती, घर के काम भी मन से नहीं करती, इन लोगों के साथ कितनी बदतमीजी करती हूँ, फिर भी ये सब मेरी कितनी फिक्र करते हैं। पूजा, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े ड्राई क्लीन करवा दिए हैं, अभी मत पहनना, जब तुम अपने मायके जाओ या घूमने जाओ तब पहनना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सूट बनाए हैं, वो साड़ी लेकर आई हूँ, तुम उन्हें पहन लेना, या मिट्टी है ना, गंदे हो जाते हैं तुम्हारे कपड़े। इस बार पूजा काजल के बहस को ना तो मना कर पाती है और ना ही फेंक पाती है। वो चुपचाप कपड़े बनाकर काजल की दी हुई ड्रेस पहन देती है और बाहर आती है और ये देख सब खुश होती है। इसी तरह कोई दिन बीत जाते हैं और एक दिन देर बारिश पूजा के पिता उससे मिलने उसके ससुराल आते हैं। चटाई बिछाकर सास और जेठानी उन्हें बिठाती है और खुद भी बैठती है। अपने पिता को देख पूजा डर जाती है और जब वो बाहर से अपने पिता के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है तो अपनी सास और जेठानी के मुंह से अपनी तारीफ सुनती है। हाय साहब, आपसे किसने कहा कि आपकी बेटी बदतमीज है? इतने बड़े फैशन डिजाइनर की लड़की हमारे इस झोपड़पट्टी में रह रही है, मिट्टी के घर में। हमारा मिट्टी का बाहर रखा चूल्हे पर इस बारिश में वो खाना बना रही है। वो कैसे काम करती है वो मैं ही जानती हूँ। उसने तो हमारे घर को जोड़ रखा है। और मैं तो बड़ी खुश नसीब हूँ पूजा जैसी देवरानी पाकर, डिजाइनर कपड़े होने के बाद भी वो मेरे बनाए हुए कपड़े पहनती है। तभी पूजा चाय लेकर आगे बढ़ती है और पापा के आगे चाय नाश्ता रखकर कहती है, पापा चाय। मैं जानता था तू सुधर जाएगी। तूने तो आज मेरा सिरा गर्व से चौड़ा कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए आज मैं तुझे तेरा क्रेडिट कार्ड, बैंक बैलेंस और डिजाइनर कपड़े देने आया हूँ। अब मैंने सोच लिया है हर महीने मैं तुझे 2 डिजाइनर कपड़े और जरूरत की सारी चीजें दूंगा। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे डिज़ाइनर कपड़ों का भी शौक नहीं है। मुझे इतना अच्छा घर परिवार मिल गया कि किसी और चीज़ की अब चाह ही नहीं है। पर हाँ, मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरा डिज़ाइनर लहंगा था उससे भी अच्छा आप मेरी नंद के लिए लहंगा डिज़ाइन करें। उसका सपना है कि वो अपनी शादी में डिज़ाइनर लहंगा पहने। भाभी, उस दिन तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, आपको मेरी बात अब तक याद है?
एक बार अपनी ड्रेस ना देकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, इसीलिए मैं अपनी इकलौती नंद का ये सपना पूरा करना चाहती हूँ। और आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो शुरू में आकर आप लोगों के साथ बदतमीज़ी की, पर अब मैं बिल्कुल वैसी बन के रहूँगी जैसा आप लोग चाहते हैं। उस दिन से पूजा अपने परिवार के साथ उनकी तरह रहने लगती है। 4 महीने बाद कविका का फोन आता है। बेटा, तूने अपने पिता को विश्वास दिलाया कि तुम एडजस्ट हो चुकी हो। अब तू देखना कैसे मैं तेरा तलाक करवाती हूँ और तुझे एक अच्छे घर में भेजती हूँ। माँ, अपनी बेटी का घर तोड़ना बंद करो, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इतना बोलकर पूजा अपनी लाख का फोन रख देती है और अपने गरीब परिवार के साथ उन्हीं की तरह से रहने लगती है।